तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। आप लोगों ने बहुत सारे डाउट आए ग्रेजुएशन को लेकर। तो बहुत सारे दोस्तों को ग्रेजुएशन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि हम 6 सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, किस में हम लोग फेल कर जाएंगे, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं। बहुत से लगभग 70% लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक ना। कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, एग्ज़ाम में आंसर किस टाइप का देना है, कितने पेज का आंसर आता है, किस टाइप के लिखना होता है एग्ज़ाम में। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कमेंट किया। चलिए हम एक्शन लेते हैं इस बात पे। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको दिक्कत होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। तो ग्रेजुएशन 12th के बाद करने वाला कोर्स होता है। ग्रेजुएशन में आप लोग BA, BCom, BSc इन तीनों को जोड़ के ग्रेजुएशन बोला जाता है। अगर आप आर्ट्स में करते हैं तो BA कहा जाता है, ठीक। कॉमर्स में करते हैं तो BCom कहा जाता है और साइंस में करते हैं तो BSc कहा जाता है। तीनों कहोगे, तीनों को सम्मिलित रूप से ग्रेजुएशन कहा जाता है। यह 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों, पूरे भारत में। बाहर से आप करते हैं तो मालूम नहीं कितने साल का होता है, लेकिन इंडिया में 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन। अब आइए बात करते हैं तो ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपका 2 प्रकार से होता है। पहला होता है एक रेगुलर, दूसरा होता है ओपन। ओपन वालों में जैसे युगनू का युग गया, युगनू का नाम सुने होंगे, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी युगनू, ठीक ना। इसके साथ क्या होता है कि आप 2 कोर्स कर सकते हैं एक साथ ही। एक ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और साथ में आप ITI या डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं तो उधर भी कर सकते हैं, या फिर जॉब के साथ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ओपन। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं रेगुलर के बारे में। रेगुलर यानी वो कोर्स जो आप कॉलेज में करते हैं, क्लास भी कर सकते हैं, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि बोल देते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है लेकिन आप बाहर में भी रहते हैं फिर भी काम होता रहता है ना। तो यही होता है। तो वही हम लोग बात करने वाले हैं कि रेगुलर में किस टाइप का आपका पूरा का पूरा 6 सेमेस्टर देंगे, ये किस टाइप का होगा। तो ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स हो गया रेगुलर में, ठीक। और रेगुलर करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म्स आते हैं, कुछ में रेगुलर कैंडिडेट ही चाहिए। कुछ ऐसे वैकेंसीज होते हैं जिनको लिखा होता है कि ओनली कैन एलिजिबल फॉर रेगुलर कैंडिडेट। तो ओपन करने का एक छोटा खामियां आपको ये भुगतना पड़ सकता है कि कुछ फॉर्म में आप नहीं कर सकते, लेकिन रेगुलर करिएगा तो भारत के सभी फॉर्म को लगभग भर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रेगुलर में आपको 3 साल में 6 सेमेस्टर लिए जाते हैं। 6 क्या ले जाते हैं सेमेस्टर में, 6 महीने में एक एग्ज़ाम होता है। लेकिन कुछ कोविड-19 बीच में आ गया था समस्या, इसके लिए अभी एग्ज़ाम जो है थोड़ा हेर फेर हो गया, जल्दी करा दिया जा रहा है। 3-3 महीने में, 2-2 महीने में एग्ज़ाम लेके आपको कंप्लीट करा दिया जा रहा है। किसी किसी में प्रमोट भी कर दिया गया है। तो जनरली ये 6 मंथ का होता है। और अभी जो मैं बात करने वाला हूँ यह लगभग झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। देखिए भारत के लगभग सभी यूनिवर्सिटी का 90% कंटेंट सेम होता है, लेकिन मैं विशेष रूप से बात करने वाला हूँ झारखंड के यूनिवर्सिटियों के लिए, क्योंकि मैं यहीं से पढ़ाई किया है तो मुझे इसके बारे में नॉलेज है। तो वही चीज़ मैं बताऊंगा। और लगभग भारत का, फिर से मैं बता रहा हूँ, भारत का लगभग 90% सेम होता है। चाहे आप कालीकट यूनिवर्सिटी केरल से करें, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से करें, चाहे JNU आप दिल्ली से करें, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें, ठीक है, लगभग चाहे सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से करें, लगभग सभी का सेम होता है। थोड़ा बहुत अलग होता है, इस बात को भी मैं मानता हूँ। तो आइए बात करते हैं। 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर में आपको जो है कोर पेपर होता है। पहला पेपर आपका होता है कोर का, दूसरा पेपर होता है आपका GE। इसे आप जेनरिक इलेक्टिव बोलते हैं, जो मैक्सिमम लोग रखते हैं, उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। पहला होता है आपका कोर पेपर, दूसरा होता है GE का पेपर, और तीसरा होता है एक आपका लैंग्वेज, जो आप हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश। बाद में वही आपका AICC में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो सेमेस्टर 1 में आपके 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं सेमेस्टर 1 में? 4 पेपर होते हैं। और इसमें जो फुल मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 350 नंबर के। जैसे कि 4 पेपर में आपका 3 पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 2 कोर पेपर 100 मार्क्स का होगा, और एक JEE का पेपर भी 100 मार्क्स का। ये 3 पेपर 100 मार्क्स से होंगे। साथ ही आपका जो AICC का पेपर होगा वो होगा आपका 50 मार्क्स का। तो 350 मार्क्स का हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ठीक, 350 मार्क्स करके। उसके बाद हम बात करते हैं, 1 मिनट, हाँ, तो
हो गया फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर 350 मार्क्स करके हो गए। अभी हम पासिंग पे भी बात करेंगे, सारे पे बात करेंगे, सारा कुछ कितना खर्चा वगैरह आता है, क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, सारा कुछ पहले जान लेते हैं। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपके हो जाते हैं 5 पेपर। कितने पेपर होते हैं? 5 पेपर। कोर पेपर 3 होते हैं, ठीक, कोर पेपर 3 होते हैं। एक जी का पेपर होता है, ये तीनों 100 नंबर 400 नंबर, और एक ACC बदल जाता है आपका सेक में। ACC का जो पेपर होता है उसका नाम हो जाता है सेक का पेपर, वो होता है 50 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर 400 100 मार्क्स के 4 पेपर और एक हो गया 50 मार्क्स के, मतलब कि 450 मार्क्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 350 करके 700 मार्क्स का हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में आपके 450 मार्क्स करके 900 मार्क्स का हो गया, ठीक ना। आप जोड़ते जाइएगा कितना मार्क्स हो रहा है। उसके बाद आता है सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। तो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में आपके केवल 4 पेपर होते हैं, और चारों पेपर आपका जो ऑनर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस जो भी कर रहे हैं ऑनर्स, उस पेपर के चारों पेपर हो जाते हैं। 2 का नाम दिया जाता है आपका कोर पेपर, और 2 हो जाते हैं DSE पेपर। DSE का फुल फॉर्म क्या होता है, ACC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर। फिर से मैं रिवीजन करा दूँ, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में 350 मार्क्स करके 700 मार्क्स, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 450 मार्क्स करके 900 मार्क्स, ठीक। उसके बाद आपका सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में हो गए 400 करके 800 मार्क्स। तो 700 900 और 800, 700 900 और 800 मार्क्स करके होंगे, टोटल आपके 2400 मार्क्स हो जाते हैं। ग्रेजुएशन पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया 2400 मार्क्स का। अब इसमें हम बात करेंगे कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, ठीक, इंटरनल कितने आते हैं, थ्योरी कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना इंटरनल पे। इंटरनल आपका जो है पूरा का पूरा 100 पेपर होता है, फुल मार्क्स 100 होते हैं। उसमें इंटरनल जो होता है आपका 100 वाले पेपर में, जिसमें 100 नंबर का होता है, उसमें फुल मार्क्स 80 में से आपका जो है 80 हो जाता है थ्योरी, यानी कि लिखना होता है, एग्जाम में जाकर के आप लिखते हैं, 80 नंबर का एग्जाम दे करके आते हैं। 20 नंबर आपका जो है कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 30 नंबर आपका कॉलेज की तरफ से दिया जाता है और 70 नंबर जा करके लिखते हैं, ठीक। किसी किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। किसी यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का आपका जो है कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा और 80 नंबर लिख के आना होगा, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 का 100 आपको लिख कर ही आना होगा। ये हो गया जनरल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए आप साइकोलॉजी रखें, चाहे आप होम साइंस रख लिए, या फिर आप ज्योग्राफी रख लिए, तो ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए क्या होता है कि 40 नंबर आपको जो है 40 नंबर 40 मार्क्स आपका कॉलेज देता है, और 60 नंबर आपको थ्योरी के रूप में एग्जाम में लिख के आना होता है। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि पासिंग इसमें कितना होता है। तो देखिए, कुछ सिस्टम चेंज हुआ है हम लोग का, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है 10 और 12th में तो होता है 33% पासिंग मार्क्स, 33%। लेकिन ग्रेजुएशन में जब ही आते हैं आपको एडमिशन के लिए, सबसे पहले ग्रेजुएशन में तो एडमिशन के लिए आपको कम से कम 45 अंक होने ही चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं। मान लीजिए 12th के बाद अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाह रहे हैं, तो आपके हिस्ट्री में कम से कम 45 नंबर होने चाहिए, तभी आप हिस्ट्री में ऑनर्स कर सकते हैं। ये चीज़ भी लागू होती है, अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए। ये तो होगी ग्रेजुएशन एडमिशन के समय। अभी हम बात करने वाले हैं कि पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो देखिए, अगर आपका 100 मार्क्स है तो इसमें 40% अंक लाने होंगे। कितने परसेंट? 40% अंक लाने होंगे पासिंग करने के लिए। इसमें आपका जो है 20 मार्क्स हो जाता है इंटरनल। तो इंटरनल जो आपका 20 मार्क्स हो गया 20 नंबर का, 20 मार्क्स में भी आपको 40% लाने होंगे। तो 20 नंबर का 40% कितना होता है? तो 20% का 40 कितना होगा? 2 4 6 2 4 8 नंबर होगा। यानी कि जो आपका इंटरनल एग्जाम देते हैं कॉलेज में, अपने कॉलेज में 20 नंबर का, उसमें आपको 8 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, 20 में से 8। और जो आप थ्योरी लिख के आते हैं 80 में आपको लाना होगा 8 चौका 32 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। अगर आप उसमें लाते हैं थ्योरी में 32 नंबर, मिनिमम कम से कम 32 नंबर, और इधर आपका 20 में लाते हैं अगर आप 8, तो कुल मिलाकर हो गया 40, 32 और 8 40, तब आप पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी में ला लिए हैं, आपका मान लीजिए 55 पहुंचा दिए हैं, ठीक ना, या फिर 60, और आपका इंटरनल में आ गया है 6 नंबर, तो ऐसे में आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। फेल कर जाइएगा, वहाँ पे लिखा जाएगा आपका प्रमोट कर दिए जाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा।
और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका इंटरनल में 20 में तो 20 मिल गया है लेकिन आपका थ्योरी में 25 नंबर आ गया है, ठीक ना, तो आप पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों में 32 कम से कम आने चाहिए उसमें, और इसमें आने चाहिए आपके 8 नंबर। ये हो गया 100 वाले पेपर के लिए। अब जिनका प्रैक्टिकल पेपर होता है, प्रैक्टिकल वालों के लिए तो 40 नंबर होता है आपका कॉलेज की तरफ से, तो 40 का आप निकाल लीजिए, फिर 40%, तो 40 का कितना हो जाएगा, 16 नंबर होगा 40%। तो आपका 40 में जो इंटरनल होगा प्रैक्टिकल लगा के, उसमें आपको 16 नंबर लाने होंगे पास करने के लिए। और जो 60 नंबर का होता है आपका थ्योरी, उसमें 24 नंबर लाना होगा, 6 का 24 नंबर लाना होगा प्रैक्टिकल वालों के लिए पास करने के लिए, ठीक है। तो 40% निकालते जाइए। इसी प्रकार ACC और SEC दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत से बच्चे फेल कर जाते हैं। लगभग 50 to 60% बच्चे जो हैं इसी में फेल करते हैं, ACC वाले पेपर में, और सेकंड सेमेस्टर में जाकर के फेल करते हैं। मैं अमूमन देखा हूं कि सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं बच्चे और फेल कर जाते हैं ACC के पेपर में, या फिर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में SEC के पेपर में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो 50 नंबर वाले होते हैं ना, ACC और SEC, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होते हैं। किस टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो 50 नंबर का तो होता है, लेकिन 40 नंबर इसमें आपको एग्जाम लिया जाता है और 10 नंबर कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। कॉलेज वाला आपका हो गया 10 नंबर, और 40 नंबर जो एग्जाम होता है एग्जाम में सेंटर में, वो होता है ऑब्जेक्टिव। आपको टिक लगाने होते हैं, गोला करने होते हैं, और OMR सीट, OMR का फुल फॉर्म मालूम है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसमें आपको जो है टिक लगाना होता है ब्लैक पेन से। तो उसी में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है। अक्सर ग्रेजुएशन के बच्चे वही होते हैं जो घूम फिर के या तो बाहर काम करने चले गए हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही कर रहे हैं और ध्यान नहीं है पढ़ाई लिखाई पे। बस एग्जाम आया तो 15 दिन पहले गेस्ट पेपर उठाए हैं, 15 दिन क्या 2 दिन 3 दिन पहले गेस्ट पेपर उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे में सब्जेक्ट जो लिखने वाला होगा सब्जेक्टिव, उसको तो आप पास कर जाएगा, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आप फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पासिंग मार्क्स होता है आपको 40% लाना, ठीक, 40% लाना होता है। मतलब कि 40 में से उधर आपको कितना लाना होगा, 4 चौका 16 नंबर लाना होगा आपको इसमें, ACC वाला में और SEC में 40 नंबर का होता है, तो 16 नंबर एक्सटर्नल में लाना होगा, और इधर आपका 10 में से 4 नंबर लाना होगा इंटरनल में, तब जाकर के आप पास नंबर माने जाएंगे, ठीक है। और बच्चे 7 नंबर 8 नंबर लाते हैं ACC के पेपर में और फेल कर जाते हैं। ये हो गया खेला। अब तो सारा चीज़ समझ गए कितने मार्क्स का होता है, कितने परसेंट लाने होते हैं एग्जाम में पास करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें एग्जाम में पेपर किस टाइप का लिखना है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो आप 10 और 12 में एग्जाम दिए हैं उसके टाइप का एग्जाम नहीं आता है। सबसे पहले पेपर में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको, जैसे ये मेरा कॉपी हो गया, ठीक, एग्जाम में कॉपी मिलता है। कॉपी मिलेगा आपको 32 पेजों का। 32 पेज मतलब कि 16 पेज होते हैं, 16 खड़ा पन्ना होता है। इस टाइप के खड़ा पन्ना जो है 16 होते हैं, कुल मिलाकर आपके 32 पेज होते हैं, 32 पेज होते हैं। उसमें जो पहला पेपर होगा आपका, इसमें आपको अपना सबसे पहले नाम लिखना होगा, पेपर नंबर लिखना होगा, ठीक, पेपर नंबर, सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपका रोल नंबर लिखना होगा, और लिखना होगा साथ ही जैसे रोल नंबर लिख लिए, ठीक, आपका जितना भी है 200 400 1451। उसके बाद आपको गोला भी करना होगा, OMR की तरफ फिल भी करना होगा, सारे के सारे पेपर, सभी पेपर में OMR की तरफ फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा लिखने वाला, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा अलग से, और यहाँ पे लिखने वाले रहेंगे पेजेस, ठीक, पेज में आएंगे। और 3 घंटे समय दिए जाते हैं। एग्जाम में कितने घंटे समय दिए जाएंगे? 3 घंटे। अगर आपका 100 मार्क्स मतलब कि 80 नंबर या फिर 60 नंबर का पेपर होगा तो आपको 3 घंटे समय दिए जाएंगे। अगर आपका SEC या ACC का पेपर होगा जिसमें 40 नंबर का एग्जाम होता है तो उसमें आपको 1.5 घंटे समय दिए जाते हैं, ठीक है। 1.5 घंटे और 3 घंटे, ये चीज़ समझ में आ गया। तो पेपर आपको फिल करना होगा, और फिल जो करेंगे आप OMR पेपर, सभी में OMR सीट में ही फिल करना होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होंगी, पेपर नंबर होगा, रोल नंबर होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड आपको जो होगा ये सब फिल ब्लैक पेन से करना होगा। तो एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, 2 एग्जाम में पेन लेके जाइएगा प्रत्येक दिन, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं कि लिखना कैसे है। तो देखिए, आपका बहुत सारे पेपर जो होता है किस टाइप के आते हैं, लगभग किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 ऑप्शन होते हैं या फिर 3 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आपको एक टिक लगाना होगा, ठीक ना। और पेपर में लिखना होगा, केवल क्वेश्चन नहीं, केवल आंसर लिखना होगा। 1 नंबर दे करके A नंबर लिख दीजिए जो है आपका आंसर,
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर आप लिख दीजिए ब्राज़ील है इस देश का आंसर, ठीक है। तो उसका आंसर केवल वो इसी तरह लिखना होगा। अब होते होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो 2 नंबर के आते हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं। 5 नंबर पे आपको होता है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और 5-5 मार्क्स करके दे दिया है। तो 5 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको कितना में लिखना होगा। तो कुल तो 32 पेज होते हैं। अगर आप सभी का स्पीड नहीं है अगर आपका अच्छा खासा, अगर आप देखिए आइडियल स्पीड चाहते हैं, एक आइडियल स्पीड, तो मैं बता दूं कि अगर आप एक पेज को 8 मिनट में, 7 से 8 मिनट में अगर आप लिख लेते हैं एक पेज, ठीक है, 7 से 8 मिनट में अगर आप एक पेज लिख लेते हैं तो आपका स्पीड बहुत ही बेहतरीन। इसके लिए आप शुक्रगुजार हैं कि मानिए मेरा की स्पीड है। अगर आपका इस तरह स्पीड है 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं एक पेज, तो बहुत ही अच्छा स्पीड है आपका। अगर आपका स्पीड नहीं है तब आपको क्या करना है, 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर अगर आता है, 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो आपको एक साइड, एक खड़ा पन्ना ये हो गया, खड़ा पन्ना ये हो गया मान लीजिए, तो खड़ा पन्ना का जो आपका हो गया, इसका एक साइड में आंसर दीजिए। केवल 5 नंबर में इतना ही आंसर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ही जितना वर्ड आए, ठीक। 5 अंकों में इतना ही आंसर देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो मुझे कॉल करके आते हैं कि भाई मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट गए हैं। तो हम बोले एग्ज़ाम देने से पहले मुझे फ़ोन किया था कि कैसे लिखना है यार, फिर बता देते हैं। उसके बाद समय बचाना है, आपको समय बचाना है तो पेज इसी टाइप का आएगा, मतलब लाइनिंग होगा, लाइनिंग होगा। तो आपको करना क्या है, एक स्केल ले जाना है, इधर भी आप एक साइड मार दीजिए, इधर भी एक साइड आप मार दीजिए, हाँ से यहाँ। जब आप दोनों साइड में मार देंगे तो आपका पेज छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा जी। तो उसके बाद लिखिए, तब क्या होगा कि जल्दी पेज फुल हो जाएगा। एग्जामिनर कॉपी चेक करता है आपका कि पेज फुल है, राइटिंग अच्छा है, और बस 1-2 लाइन देख लिया कि राइट टू द पॉइंट में लिखा है, तो आपको 5 में से 4 नंबर दे देगा, ठीक है। तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। उसको भी चेक करने में दिक्कत होता है यार कि कितना लिख दिया है एक ही प्रश्न के लिए। तो 5 नंबर का इतना ही लिखिए, आइडियल मैं इसको मानता हूँ, ना तो ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा लो। 5 नंबर का इतना लिख दीजिए। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ये दोनों पेज फुल कर दीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक, इस साइड भी और इस साइड भी। 10 नंबर का। 15 नंबर का अगर इसी तरह है तो एक खड़ा पन्ना में पूरा ये साइड दोनों साइड लिख लीजिए, ये साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड, और एक पेज का एक साइड, एक पेज का एक साइड। तो ये आपको करना होगा, ठीक, ये कर देंगे तो ये हो गया 15। अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 20 आता है, उससे बड़ा नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए। तो 20 अंकों में 2 खड़ा पन्ना को पूरा भर दीजिए, यानी कि इसका भी इस साइड और इसका भी इस साइड और इस साइड, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है 20 अंकों के लिए, 15 अंकों के लिए, 5 अंकों के लिए, सब कुछ बता दिया। अब लिखने का तरीका भी बता दिया कि एक स्केल ले जाए, दोनों साइड मार दीजिए, इससे पेज आपका छोटा हो जाएगा। और क्या करना है, अगर आप थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप ब्लैक पेन को ले जाइएगा। तो उसमें मान लीजिए बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखें और इसके कार्य लिखें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले तो परिभाषा दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए कि महासभा। तो महासभा जो लिखिएगा ना, 1 नंबर पॉइंट देखे, उसको ब्लैक पेन में लिखिए, काला पेन में, और बोल्ड करके लिखिए एकदम बड़ा। उसके बाद हेडिंग बनाइए ब्लैक पेन से, उसके बाद ब्लू पेन से आंसर लिखिए। फिर 2 नंबर लिखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, उसको ब्लैक पेन से कीजिए, फिर उसका आंसर लिखिए। तो ऐसे जो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का जब आप यूज करेंगे ना, तो एग्जामिनर को मालूम पड़ेगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, तभी यह हाईलाइट कर रहा है। और ऐसे में आपका मार्क्स अच्छा खासा आएगा, 70% प्लस मार्क्स आएगा। ये तो हो गया फिल करने का, पेपर किस टाइप का लिखना है, ठीक है, मैंने बता दिया। उसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भाई, तो साथ में पानी का बोतल लेके जाइए, ग्लूकोज भर लीजिए अगर हो सके तो, ठीक ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है, अगर नहीं तो खाली बोतल भी लेके जाइए। क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं ना, तो अगर आपका जितना दिमाग में पानी पहुंचता रहेगा, हाइड्रेट जितना हमारा रहेगा बॉडी, उतना दिमाग तेज़ी से याद कर पाता है। तो इस चीज़ को, बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होता है। वो बोलते हैं कि देखन में छोट घाव करे गंभीर, बस वही चीज़ है। तो पानी पीते रहिए, या फिर चॉकलेट वगैरह लेके, मैं तो कभी भी एग्ज़ाम में जाता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो चाहे लिखित एग्ज़ाम हो, जब भी, तो मैं अपने पैकेट में चॉकलेट रखता हूँ कुछ, और उसको खाता जाता हूँ। और गुटखा वगैरह खाते हैं तो उसको मत ले जाइएगा, नहीं तो घुसने ही नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक ना। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब बात आती है कि खर्चा कितना आता है ग्रेजुएशन में। तो देखिए, अगर आप सरकारी स्कूल में करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में, प्राइवेट कॉलेज में भी होता है, तो आपको
खर्चा कितना आएगा मैं तो बताऊंगा कि फ्री में ही आप कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा तेज हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो आप फ्री में ग्रेजुएशन कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा फ्री में, बल्कि और पैसे भी बच जाएंगे 5-6 हज़ार। तो देखिए ग्रेजुएशन करने में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा लगेगा, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जितना आप खर्चा कर पाएंगे यार। डीएवी संत जेवियर वगैरह में तो आप बहुतों पैसा खर्चा कर सकते हैं, बहुत जितना खर्चा करना चाहें, ठीक है ना। अब अगर आप ऑक्सफर्ड में करेंगे तो आप 50 लाख करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिए ग्रेजुएशन में, तो वो बात अलग है। हम बात कर रहे हैं कि एक साधारण आदमी जो एक मजदूर का बेटा है, या फिर मतलब गांव घर से में पढ़ाई कर रहा है, या फिर सिंपल है जो आदर्श है, ना तो ज़्यादा हाई है ना ही ज़्यादा लो है, तो हम बात करेंगे आपका 25 से 30 हज़ार में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। 25 से 30 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा 3 साल का पढ़ाई। कॉलेज में लगभग यही रेट होता है सभी कॉलेज में, ठीक ना। तो 25 से 30 अगर आप गवर्नमेंट में कराते हैं तब आपको थोड़ा कम लग जाएगा, 15 के आसपास में, 10-15 के आसपास में काम चल जाएगा। लेकिन 25 से 30 एवरेज में मानता हूँ, ठीक ना, 30 एवरेज में मानता हूँ कि 30 के आसपास हो जाता है। ऐसे में क्या करना होगा फ्री करने के लिए? देखिए प्रत्येक साल आपको सरकार जो है ई कल्याण मतलब कि आपको छात्रवृत्ति देती है, और प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति भरिए। आपको अगर छात्रवृत्ति लेना है तो आप ST SC या OBC होने चाहिए। ST SC या OBC हैं तब आप अपना जो है यहाँ से जितना भी पढ़ाई करते हैं उसका जितना खर्चा आता है सारा का सारा सरकार देगी, बल्कि उससे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ही देती है। मान लीजिए 30 हज़ार आपको लग रहा है, तो स्कॉलरशिप के तौर पे आपको 12,000, 13,000 या 15,000 कर करके तीनों वर्ष आता है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तीनों वर्ष आता है 15,000। अगर 30,000 खर्चा होगा तो पक्का आपका 15,000 कर करके 45,000 के आसपास आएगा। अगर आपका 20,000 खर्चा होगा तो आपका 7 या 8,000 कर करके आएगा। जितना खर्चा होता है उससे ज़्यादा ही सरकार आपको दे देती है ई कल्याण के माध्यम से, ठीक है ना। स्कॉलरशिप आपको भरना होगा, इसके लिए आवासीय जाति आय आपको रेडी करना होगा, ये सारी चीज़ें रेडी करनी होंगी, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें तो बताई थी, कुछ छूट रहा है क्या मैं याद करके देख लेता हूँ। तो हो गया आपका एडमिशन, सारा कुछ हो गया। हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत होता है इंग्लिश में, तो आपको उतना कुछ खास नहीं पढ़ना कितना चाहिए ये चीज़ जान लीजिए। तो थोड़ा बहुत अगर आप प्रत्येक दिन ग्रेजुएशन के 1 घंटा समय देते हैं, 1 घंटा, ज़्यादा नहीं 1 घंटा प्रत्येक दिन अगर आप 1 घंटा समय दे रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आप अच्छे किस्म के विद्यार्थियों में गिने चुने जाएंगे। अच्छे किस्म के विद्यार्थियों में आप टॉपर बन सकते हैं अगर आप 1 घंटा एवरीडे का आप समय देते हैं अपने पढ़ाई में, बस 1 घंटा ही। देखिए जितना आप ऊंचा क्लास में जाएंगे ना उतना ही आपका जो है स्टडी आसान होता जाता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, और अब भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का आंसर देंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मोटा मोटा अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष प्रत्येक वर्ष का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूँ, और सभी सब्जेक्ट का। साथ ही अगर आप पीजी करना चाहते हैं, देखिए पीजी में क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट का। पीजी में आप चाहे एमए करें, चाहे एमकॉम करें, चाहे एमएससी, इन तीनों को पीजी कहा जाता है। जिस प्रकार ग्रेजुएशन में हम बोलें कि बीए, बीकॉम, बीएससी, इन तीनों को ग्रेजुएशन कहा जाता है, उसी प्रकार पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट में आप एमए भी करें उसको भी पीजी कहेंगे, ठीक है। एमकॉम भी करेंगे उसको भी पीजी कहेंगे, एमएससी भी करेंगे उसको भी पीजी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका 2 साल का कोर्स होता है, और लगभग इसका भी एग्जाम ग्रेजुएशन के ही समान सेम होता है। ग्रेजुएशन से थोड़ा इजी होता है मैं बोलूँगा, क्योंकि पीजी का 2 साल का कोर्स होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और वो 3 साल का, तो ये इजी है। और साथ में आपको कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने में, कुछ कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए होता है कि आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। और कुछ कॉलेज में इजी। तो एमए करने के बाद आप पीएचडी नेट जेआरएफ निकाल के कर सकते हैं, ठीक ना। तो पीएचडी कीजिएगा तो फिर आपका नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा। एमए करते हैं तो आप प्रोफेसर की उपाधि पा लिए कि आप प्रोफेसर हो गए, और लेक्चरर भी बन सकते हैं सब पास करके, नेट जेआरएफ वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक चीज़ का आंसर देंगे। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी अगर फिर भी डाउट लगे तो प्लीज़ यार मुझे सर मत बोलना यार, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि आप लोग मुझे सर बोलते हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।